ओके, तो हमने ई वे बिल का टॉपिक करना था एंड ये टॉपिक होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नवंबर 2022 सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो इसमें ई वे बिल का मैंने क्या किया है ना, आपके स्टडी मटेरियल से थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उठा के पूरा नोट बना के जो भी इररेलेवेंट चीज़ें मैंने हटा दी हैं एंड यू ओनली हैव टू रीड दीज नोट्स। इसमें बीच बीच में आपको जो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उठा के कॉपी पेस्ट ही करी हुई हैं, ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बट जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें लगी वो मैंने हटा दी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ई वे बिल। ई वे बिल नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है और ये मेजरली हम पढ़ने वाले सेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट में। सो सेक्शन 68 ऑफ CGST एक्ट रेड विद CGST रूल्स विल टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल होता क्या है? इट इज अ रिसीट और अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिसीट और अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड थ्रू अ डिजिटल इंटरफेस wherein a person causing the movement of goods uploads the relevant information about the consignment prior to the commencement of the movement of goods and generates an e-way bill on the portal. So e-way bill is related to transportation of goods from one place to another और certain criteria meet होने के बाद अगर कोई सामान, कोई goods एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं in relation to a contract of purchase and sale of those goods, तो आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी का ही एक और रिलेटेड पोर्टल है ई वे बिल का पोर्टल। सो सेलर और द बायर हुएवर इज मूविंग द गुड्स, वो अपना इंफॉर्मेशन गुड्स के बारे में, अपने बारे में, कंसाइनर कंसाइनी के बारे में, ट्रांसपोर्टर आईडी, ये सब चीजें वहां पर डिस्क्लोज करेगा ई वे बिल के पोर्टल पे एंड एक रिसीट जनरेट करेगा, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे ई वे बिल। सो ई वे बिल helps in hassle-free transport of goods from one place to another for the purpose of transportation of goods. एंड इसमें मेजरली क्या होता है, पहले पिछले पुराने जमाने में बिफोर जीएसटी देयर वाज अ लॉट ऑफ हैसल, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें चेकिंग बहुत होती थी और ज़्यादा शक होता था पुलिस को, डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर की मांगते थे, सेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो जीएसटी के आने के बाद एक डॉक्यूमेंट करेक्ट बना दिया है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर के हाथ में ई वे बिल है जिसमें करेक्ट डिटेल्स लिखे हैं कंसाइनर कंसाइनी के, तो देन उसको हैसल फ्री तरीके से ट्रांसपोर्ट करना अलाउ करा जाएगा। सो इसमें बेनिफिट्स ऑफ ई वे बिल देख लेते हैं। पुराने ज़माने में अगर फिजिकल इंटरफेस होता था तो अब हमारे पास क्या है? डिजिटल इंटरफेस आ गया है। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है बिकॉज अब ज़्यादा रुकावटें नहीं आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रैवल टाइम कम हो गया है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए इंप्रूवमेंट हो गया है, कॉस्ट्स कम हो गई हैं, सो इट्स गुड फॉर द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। फॉर्म ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल क्या रहेगा हमारा? फॉर्म GST EWB 01। So the form for generating the e-way bill is form GST EWB 01। ये किस पोर्टल पर ये फॉर्म जनरेट करना होता है? www.ewaybillgst.gov.in नाम के पोर्टल पर। यूजुअली अ GST रजिस्टर्ड पर्सन, यूजुअली द सप्लायर जनरेट्स ई-वे बिल। ई-वे बिल जनरेट करने वाली पार्टी यूजुअली सेलर या सप्लायर होती है। हाउएवर इफ द ट्रांसपोर्टर इज जनरेटिंग इट एंड इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन ही वुड नीड अ यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी कॉल्ड अ ट्रांजिन। 15 डिजिट्स का नंबर होता है, तो फिर ट्रांसपोर्टर को अपना ट्रांजिन डालना पड़ेगा। When is an e-way bill required to be generated? कब ई वे बिल जनरेट करना होता है? रूल नंबर 138(1) के हिसाब से, सी आई हैव इवन ड्रॉन अ डायग्राम फॉर यू। मिस्टर ए अगर कंसाइनर हैं और ये सामान भिजवा रहे हैं, किस रीजन से? या तो सप्लाई के लिए या अदर देन सप्लाई के लिए भी, या फिर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन का अगर केस है। ध्यान देना, तीनों रीजंस कवर्ड हैं। एंड यूजुअली लेफ्ट में लिखा है, यूजुअली कंसाइनर वुड फिल पार्ट ए डिटेल्स ऑफ फॉर्म GST EWB 01। GST EWB 01 जो फॉर्म है, GST का ई वे बिल का जो फॉर्म है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यूजुअली कंसाइनर जो सेंड कर रहा है गुड्स को, वो भरता है ये ई वे बिल में पार्ट ए वाले डिटेल्स। सो ये बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ये वाले पार्ट के डिटेल्स भरने पड़ते हैं। However, if the consignee is the one causing the movement of goods, then consignee would furnish such डिटेल्स। एंड ध्यान देना, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितना बोला है? इफ इट इज ग्रेटर देन 50,000 तो ही ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है। तो वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं बोलूं, कंपल्सरीली जीएसटी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कंपल्सरी जनरेशन तो करना ही पड़ेगा। कब? इफ कंसाइनमेंट का वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। कंसाइनमेंट वैल्यू इज greater than rupees 50,000।
ओके, सो एंड 3 रीजंस मैंने बता दिए, सप्लाई, अदर देन सप्लाई, और इफ इट इज अ केस ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट, इसमें वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वर्ड जो मैंने आपको ऊपर बोला, उस वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वर्ड का मतलब क्या है? वही वाली वैल्यू जो आप सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के हिसाब से करते हैं। एज डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी अमाउंट बट डोंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। जीएसटी अमाउंट के इंक्लूड करने के बाद वाली वैल्यू देखनी है ध्यान से, जबकि वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 15 वाली वैल्यू में जीएसटी आप इंक्लूड नहीं करते थे, तो इसमें आपको अलग से आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाली अमाउंट लेनी पड़ेगी टू सी कि वो ग्रेटर देन 50,000 आ रही है, तो ही आपको क्या करना है, ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। स्पेशल सिचुएशंस वेयर ई वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 50,000। तो ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जहां ग्रेटर देन 50,000 तो नहीं है वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है? नंबर 1 सिचुएशन जहां पर प्रिंसिपल इन स्टेट 1 है, मतलब जॉब वर्क के सिनारियो में। जॉब वर्क मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया है, जहां पर किसी पर्सन ने अपने किसी सामान का रिपेयर कराने के लिए, उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए, जैसे मान लो कपड़े के मैन्युफैक्चरर ने कपड़ा भेजा जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर उसको डाई करेगा, कपड़े को कलर करेगा और कपड़ा वापस दे देगा कपड़े के मैन्युफैक्चरर को। तो वो जो जॉब वर्कर है उसका काम सिर्फ इतना सा था कि उसने कपड़े को डाई करके देना था। इसको बोलते हैं जॉब वर्क, कि किसी मेन चीज पर कुछ थोड़ा सा काम होना है। तो अगर मेन चीज पर थोड़ा सा काम होना है और प्रिंसिपल पर्सन जो है, जो सामान बना रहा है, वो तो एक स्टेट में है और जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है, तो अगर गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क हो रहा है इंटर स्टेट की तरीके से, तो इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ जाएगा? ई वे बिल तो बनाना ही पड़ेगा, इवन इफ द वैल्यू ऑफ योर कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। नेक्स्ट, अगेन इंटर स्टेट का ही दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर एक मिस्टर ए है और दूसरी तरफ मिस्टर बी है, मिस्टर ए स्टेट 1 में है, मिस्टर बी स्टेट 2 में है। मिस्टर ए अगर डीलर है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वही वाले जो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में आपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स पढ़ा था ना सेक्शन 24 में, वही हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला अगर टाइप का पर्सन है, डीलर है, और ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके भिजवा रहा है दूसरे पर्सन के पास जो दूसरे स्टेट में है, तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। देन नेक्स्ट सिचुएशन टॉक्स अबाउट, ये हमारे 2 सिचुएशन कवर हो गए, ये 2 सिचुएशन कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में है, लेस देन 50,000 वाले सिचुएशन खत्म। अभी हम B2S2 मॉडल में है। B2S2 मॉडल का भी एक तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है कि जहां पर एक इंसान, there is one person who has placed the order for supply of certain goods या services with the other person, and वो जो supplier है वो actually में इसी जिसने order place किया उसको नहीं सामान भेजेगा, वो किसी और थर्ड पर्सन को सामान भेजेगा। इस मॉडल को बोलते हैं bill to ship to model। So see, this is the example, A is placing an order with B कि आप goods भिजवा दीजिए C के पास। So A is placing the order with B for delivery of goods to C। So यहाँ पर 2 invoices issue किए जाते हैं। Invoice 1 is issued by B to A and invoice number 2 is issued by A to C। तो एक इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? B इशू कर रहा है A को, और एक इनवॉइस A इशू कर रहा है C को। So it is clarified that as per CGST rules for the movement of goods which is taking place from B to C, B से C की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है ना गुड्स का, उसके लिए जो ई वे बिल बनाना है वो या तो A बना सकता है या B बना सकता है, दोनों में से एक ही कोई, या तो A वो ई वे बिल बना के दे दे या B ई वे बिल बना के दे दे, बट एक ही ई वे बिल चाहिए होगा। इसमें मोर देन 1 पार्टी इन्वॉल्व तो है, लेकिन एक ही ई वे बिल चाहिए होगा। 1 ई वे बिल विल सफाइस। तो वो या तो जिसने मेन ऑर्डर प्लेस किया था वो बना दे, या फिर जो एक्चुअल सप्लायर है वो बना दे ई वे बिल। एनी ऑफ देम कैन मेक द ई वे बिल ऑन द जीएसटी पोर्टल। नेक्स्ट मेजर हेडिंग इज इंफॉर्मेशन जो डालनी है ई वे बिल के अंदर, वो क्या इंफॉर्मेशन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ई वे बिल के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? GSTIN ऑफ द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टैक्स इनवॉइस का नंबर एंड द डेट, वैल्यू ऑफ द गुड्स, HSN कोड, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब टाइप की इंफॉर्मेशन पार्ट ए में जाती है। और पार्ट बी में क्या जाता है?
पार्ट बी में आपका जाता है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स सच एज ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर लाइक गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, व्हीकल का नंबर जाता है अगर रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पार्ट ए डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ध्यान रखना, पार्ट ए कौन भरता है? दैट पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड पार्ट बी कौन करता है? डिटेल्स टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जो ट्रांसपोर्टर है ना, उसके डिटेल जाते हैं पार्ट बी में। और पार्ट ए डिटेल किसको भरने हैं? हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो वो सेलर भी कॉज कर सकता है, बायर भी कॉज कर सकता है। सो इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। आगे, हाउएवर नोट information in part B may be furnished by the transporter itself on an authorization received from such registered person। अगर बायर या सेलर में से कोई जो भी कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा था तो पार्ट ए तक डिटेल्स उसी को भरने चाहिए थे। लेकिन अगर वो लोग चाहें तो वो ट्रांसपोर्टर को ही बोल सकते हैं कि भाई साहब तुम ही भर लेना यार डिटेल, वी आर वेरी बिजी विद आवर बिजनेस, तो आप ही भर लो डिटेल। तो ट्रांसपोर्टर को अगर वो ऑथराइजेशन मिल गई है तो पार्ट ए डिटेल्स वो भी भर सकता है। दूसरी बात, ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी जैसे अमेजॉन और ये डिलीवरी और ये ब्लू डार्ट, ये टाइप के लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, कुरियर सर्विस देते हैं, ये लोग भी भर सकते हैं। वेयर द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड आर सप्लाइड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनर। अगर कंसाइनर वो ऑथराइजेशन दे दे तो फिर ये लोग भी पार्ट ए डिटेल्स भर सकते हैं। प्रॉपर ई-वे बिल इज जनरेटेड ओनली व्हेन पार्ट बी डिटेल्स आर फिल्ड। ये भी बात ध्यान रखना, सिर्फ पार्ट ए भर देने से ई-वे बिल नहीं बन जाता, पार्ट बी डिटेल्स भी भरने जरूरी है। लेकिन इस बात का एक या दो एक्सेप्शन है जिसमें ये लिखा है, डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो दे आर सेइंग कि पार्ट बी डिटेल भरना इतना भी कंपलसरी नहीं है अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस है सिर्फ अप टू 50 किलोमीटर ही है एंड विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, उतना तक का डिस्टेंस कंसाइनर की जगह से, यानी कि जो गुड्स भेज रहा है यूजुअली द सप्लायर की जगह से और ट्रांसपोर्टर की जगह तक का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर ही बैठ रहा है अगर, एंड विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी का केस है, तो पार्ट बी डिटेल्स भरने की जरूरत ही नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर ट्रांसपोर्टर का से की जगह से डिस्टेंस कंसाइनी तक, बायर तक का डिस्टेंस भी लेस देन 50 किलोमीटर्स तक का है तो फिर अगेन पार्ट बी डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। सो ये बात यहां डिस्कस हो गई। नेक्स्ट आए हम यूनिक ई-वे बिल नंबर पे। तो कह रहे हैं जब भी ई-वे बिल आप जनरेट करते हो कॉमन पोर्टल पे, एक ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाता है एंड इट विल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, द रेसिपिएंट एंड द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। वो कॉमन पोर्टल पे ही अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा सिनेरियो अभी बचा है डिस्कस करना वो है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। सो वाइल से अगर कंसाइनर कंसाइनी को कुछ सामान भिजवा रहा है, गुड्स भिजवा रहा है एंड उसमें मोर देन वन व्हीकल यूज हो रहे हैं, सो ऑन द वे अ व्हीकल इज बीइंग चेंज्ड, तो क्या ई-वे बिल भी बार बार बनाना पड़ेगा या ओरिजिनल ई-वे बिल में ही बस हम थोड़े से डिटेल्स चेंज कर देंगे? इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided the information in part A or the transporter shall before such transfer and further movement of goods update the details of conveyance in part B of the e-way bill on the common portal। तो क्या डिटेल अपडेट करने रहेंगे? पार्ट बी के डिटेल आर टू बी अपडेटेड। पार्ट बी डिटेल्स are to be updated. Okay. Bubble Associates is moving the goods from Cochin to Chandigarh through road, ship, air and road again. First, Bubble Associates generates e-way bill by entering the first stage of movement by road from its place to shipyard and enters the vehicle number. Next, it will submit the goods to shipyard and update the mode of transportation as ship and transport document number on the e-way bill system. After reaching Mumbai, Bubble Associates or concerned transporter updates the movement as road
from shipyard to airport with vehicle number. Thereafter, Bubble Associates or transporter updates the update vehicle number option on the portal, the airway bill number. Again, after reaching Delhi, Bubble Associates updates movement through road with vehicle number. This way, the e-way bill will be updated with multiple modes of transportation. मतलब बार बार क्या अपडेट हो रहा है? पार्ट बी डिटेल्स ऑफ द ई-वे बिल आर बीइंग अपडेटेड. Each time there is a change of a vehicle or a change of even a mode of transportation, there is going to be an update on the portal of the Part B details. Assigning the e-way bill number to another transporter, they are saying the consignor or recipient who had furnished the information in Part A or the transporter may assign the e-way bill number to another registered enrolled transporter for updating the information in Part B for further movement of consignment. So बहुत सिंपल बात है. वो कह रहा है अगर एक सर्टन जैसे मान लो पूरा डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है, मिस्टर ए जो कंसाइनर है से लेकर मिस्टर बी तक जो कंसाइनी है, 150 किलोमीटर में मान लो 3 बारी अगर स्टॉपेज हुआ है, 3 बारी स्टॉपेज हुआ है, 3 बारी व्हीकल चेंज हुआ है, तो ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3, तो ट्रक नंबर 1 का जो ओनर है या ट्रक नंबर 1 जो चला रहा है वो थमा देगा ई-वे बिल किसके हाथ में? ट्रक नंबर 2 के ड्राइवर या ओनर के हाथ में, और उसको बोलेगा ले भाई पार्ट बी डिटेल्स अपडेट करवा लेना और आगे तू ये गाड़ी ले जा ले. सो यही वो कह रहे हैं कि या तो वो इंसान अपडेट कर दे पार्ट बी जिसने पार्ट ए भरा था, या फिर ट्रांसपोर्टर ही आगे असाइन कर देगा ई-वे बिल टू अनदर पर्सन कि आप आगे ले जा लो ये गुड्स और ये लीजिए ओरिजिनल ई-वे बिल, अपने डिटेल्स आप पार्ट बी में अपडेट कर लेना. However, once the details of the conveyance have been updated by the transporter in Part B, the consignor or the recipient, as the case may be, who has furnished the information in Part A shall not be allowed to assign the e-way bill to another transporter. तो कह रहे भाई लेकिन ध्यान रखना, एक बारी अगर ट्रांसपोर्टर जो अगला वाला ट्रांसपोर्टर है उसने अपने डिटेल्स अपडेट कर दिए ना पार्ट बी में, उसके बाद पार्ट ए डिटेल्स जिसने भरे थे कंसाइनर या कंसाइनी में से कोई भी पार्ट बी डिटेल्स अब फिर से अमेंड करके किसी और को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं रख सकता जब तक वो नेक्स्ट पर्सन अपने डिटेल्स वगैरह ना अपडेट कर दे. सो इसीलिए once the details have already been updated by the transporter, the consignor or consignee can't mess with the details. So we'll see an example. A consignor is required to move goods from city X to city Z. He appoints transporter A for movement of the goods. Transporter A moves the goods from city X to Y. X से Z तक जाना है और ट्रांसपोर्टर ने अभी कहां तक ही पहुंचाया? सिर्फ Y तक पहुंचाया. फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स Y से अभी कहां ले जाने हैं? Z तक ले जाने हैं. ट्रांसपोर्टर A नाउ हैंड्स ओवर द गुड्स टू ट्रांसपोर्टर B. अब ट्रांसपोर्टर ने ये गुड्स दे दिए हैं ट्रांसपोर्टर B को. देयर आफ्टर द गुड्स आर मूव्ड to the destination from city Y to city Z by transporter B. In such a scenario, only one e-way bill will be required. Part A can be filled by a consignor and then e-way bill will be assigned by the consignor to transporter A. Transporter A will fill the vehicle details in part B and will move the goods from city X to Y. And आगे जो next transporter है वो अपना city Y से Z में डालने के लिए अपने next details भर लेगा. So only one e-way bill needed. निष्कर्ष इसमें ये निकला, only one e-way bill needed. Just keep updating part B details. ओके, ई-वे बिल बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप पार्ट बी डिटेल्स में डिटेल्स चेंज करते रहिए ट्रांसपोर्टर के एज एंड व्हेन द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर इज कमिंग इन. कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कंसेप्ट करते हैं. कंसोलिडेटेड ई-वे बिल क्या होता है? कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में देखो ऐसा है ना, यू जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो जहां पर एक ट्रांसपोर्टर जैसे अपना ट्रक लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और वो ढेर सारे कंसाइनमेंट्स लेके जा रहा है. कोई कंसाइनमेंट मिस्टर ए का है, कोई कंसाइनमेंट मिस्टर बी का है, कोई कंसाइनमेंट सी का है, ऐसे करके ढेर सारे लोगों के पैकेजेस लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है. तो उसके ट्रक में तो ढेर सारे लोगों के गुड्स रखे हुए हैं ना. तो क्या हर ई-वे बिल उसको ऐसे इतना मोटा किताब बनाने की जरूरत है? ये मिस्टर ए का ई-वे बिल, ये मिस्टर बी का ई-वे बिल, ये मिस्टर सी का ई-वे बिल, ऐसे करने की जरूरत है? या उन सभी ई-वे बिल्स का एक सिंपल सा एक्सेल शीट, ट्रिप शीट बोल रहे हैं इसको, ये ट्रिप शीट मतलब एक्सेल शीट बना ले, उसमें ऐसे अपने डिटेल्स भर ले
कि हाँ ये नेम ऑफ कंसाइनर, नेम ऑफ कंसाइनी, डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर, ऐसे ऐसे करके चीजें बना ले और एक पूरी 1 पेजर एक्सेल शीट कैरी कर ले, तो ऐसा चल जाएगा. सो दिस दे आर सेइंग बिल्कुल ऐसा चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो व्हाट इज अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल? इट इज जस्ट अ ट्रिप शीट, एक्सेल शीट मान लो, दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ई वे बिल्स in respect of various consignments being transported in one vehicle, and these e-way bills will have different validity periods. Consolidated e-way bill is generated in form EWB02. So it is nothing, it's just a consolidation of the data of many e-way bills with respect to multiple consignments that a transporter is carrying for multiple consignors or consignees. Okay, इसमें क्या है नेक्स्ट, बस इतना ही है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का कंसेप्ट और कुछ नहीं है. नेक्स्ट 8th वाला जो हमारा मेन हेडिंग है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन फर्निश जो है ना, नोट्स हैं कुछ, इंफॉर्मेशन जो फर्निश है ना पार्ट ए में इन एन ई-वे बिल कैन बी यूज टू फिल द इंफॉर्मेशन इन फाइलिंग GSTR 1 ऑल्सो. सो वो ऑटो फिल वाला फंक्शन होता है GST पोर्टल का, कि अगर ई-वे बिल मिस्टर ए ने सामान बेचने के लिए मिस्टर बी के लिए अगर सामान भिजवाया है ई-वे बिल से, तो ई-वे बिल के ही डिटेल्स में सेलर का डिटेल मिस्टर ए का आ जाएगा, बायर का डिटेल मिस्टर बी का आ जाएगा. तो सेलर जो है मिस्टर ए, वो अपनी GSTR 1 में जो इनवॉइस वगैरह की डिटेल्स भरेंगे वो ई-वे बिल के पोर्टल से ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ GSTR 1. सो देयर इज एन ऑटोफिल फंक्शन देयर. नेक्स्ट, ई-वे बिल का कैंसिलेशन करना हो तो हो सकता है या नहीं होगा, कैसे होगा? सो कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल प्रेमाइस क्या है, कब कब कर सकते हैं? आपका क्या है, देखो ई-वे बिल जनरेटेड होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या होगा अगर गुड्स आपके नॉट एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड हुए होंगे या फिर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स इन ई-वे बिल. अगर आप देखो प्रेमाइस क्या है, आप कैंसिलेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आपने ई-वे बिल जनरेट किया था, आपके गुड्स या तो फाइनली ट्रांसपोर्ट हुए ही नहीं, ई-वे बिल तो जनरेट कर लिया था लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए लेकिन ई-वे बिल के डिटेल्स के हिसाब से नहीं हुए. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो कंसाइनर है उसने ई-वे बिल बनाया कि मैं गुड्स भिजवा रहा हूं मिस्टर बी के लिए, लेकिन पता है वो मिस्टर बी को गुड्स गए ही नहीं, मिस्टर सी को चले गए. तो देन व्हाट विल हैपन? क्या हम ये बोलें कि ई-वे बिल बेकार हो गया? बिल्कुल यही तो बात है, ई-वे बिल तो फिर बेकार ही हो गया ना, नया ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. इसलिए वो जो बेकार हो गया उसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा. कैंसिल करेंगे हम पोर्टल पे विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन. 24 घंटे के अंदर अंदर वी कैन कैंसिल इट. If e-way bill part A is filled but part B is pending to be filled, then for how many days will the portal allow to fill part B details? सिंपल सा सवाल है. पार्ट ए भर के रखा है और पार्ट बी अभी नहीं भरा क्योंकि ट्रांसपोर्टर डिसाइड नहीं हो पा रहा है किसके थ्रू भिजवाएंगे. तो फिर पार्ट बी डिटेल्स पार्ट ए भर देने के बाद कितने समय तक खुला रहता है कि आप पार्ट बी भर सकते हैं? कह रहा है 15 डेज के अंदर अंदर आप नेक्स्ट पार्ट बी की डिटेल्स जरूर भर लीजिए. आफ्टर दैट वी कांट फिल पार्ट बी डिटेल्स. फिर आपको ई-वे बिल ही एकदम नया बनाना पड़ेगा. Next, very important topic in e-way bill is your validity of e-way bill या फिर consolidated e-way bill. मतलब उनकी वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस के हिसाब से नंबर ऑफ डेज की वैलिडिटी डिसाइड करी जाती है. तो सबसे पहले हम तो प्रोविजन देख लेते हैं. अगर जो डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इट इज अप टू 200 किलोमीटर्स. Distance of transportation is up to 200 kilometers from where the goods have to be picked up and till where the goods have to be delivered. Then we say that the validity period will be so many days from relevant date. तो अभी हमें एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा, ये relevant date क्या होता है. तो अभी वो पढ़ लेंगे. फिलहाल के लिए क्या लिखा है, one day in cases other than over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transportation by ship. तो अदर देन ये वाले केस छोड़ के नॉर्मल सिनेरियो में क्या बोल रहा है वो, रेलेवेंट डेट से आप कितने दिन लिए जाएं, 1 डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट आप काउंट करते जाओ. कितना? अप टू कितना किलोमीटर्स? अप टू 200 किलोमीटर्स. ओके, तो इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हमारा 200 किलोमीटर ही हुआ, तो हम कितने दिन की वैलिडिटी वाला ई-वे बिल ही बना पाएंगे? 1 दिन की वैलिडिटी वाला ई-वे बिल ही बन पाएगा. अगेन इफ द काइंड ऑफ कार्गो दैट इज बीइंग टेकन इज नॉट अ वेरी ह्यूज कार्गो, नॉट अ वेरी बिग कार्गो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. और वो बड़ा कार्गो का मतलब क्या है, वही तो बोल रहे हैं ओवर डिमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट का अगर हो रहा है. आगे कह रहा है और एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, 200 किलोमीटर के बाद के जितने भी डिस्टेंस हैं या उसके पार्ट देयर ऑफ, 1 एडिशनल डे इन केसेस अदर देन ओवर, अगेन इन केसेस अदर देन, फिर उसने अलग से वो मल्टी डिमेंशनल शिपमेंट एंड ओवर डिमेंशनल कार्गो का अलग कर दिया.
मल्टी मॉडल शिपमेंट एंड ओवर डिमेंशनल कार्गो। वापस से, तो अगर आपका टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कवर करने वाले हैं फ्रॉम द कंसाइनर्स प्लेस टू द कंसाइनीज प्लेस, तो क्या होगा, कितने दिन की वैलिडिटी का ई वे बिल बन पाएगा, 200 प्लस 200 प्लस 100, टोटल 500 किलोमीटर बोला ना, एक 200 किलोमीटर का एक दिन, अगले 200 किलोमीटर का एक दिन, और बाकी के 100 किलोमीटर का भी पूरा एक दिन मिल जाएगा। यस, पूरा एक दिन मिल जाएगा, यही तो बोला, फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर बोला ना, तो 200 प्लस 200 प्लस 100 तीन पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स मतलब 3 डेज का आपका ई वे बिल बनेगा। आगे अगर जो आपका केस, अब हमने 2 केसेस ऊपर से हटाए थे, मल्टी मॉडल शिपमेंट एंड ओवर डिमेंशनल कार्गो, तो उसका नीचे देख लेते हैं। अगर ओवर डिमेंशनल कार्गो जा रहा है, मल्टी मॉडल शिपमेंट हो रहा है, तो उसमें कह रहे हैं 1 डे इन केस ऑफ सो एंड सो बनेगा, अगर हमारा डिस्टेंस कितना है, अप टू 20 किलोमीटर्स। एंड अगर अगला डिस्टेंस 20 के बाद वाले 20 वाले पार्ट्स, या फिर पार्ट उस 20 का भी पार्ट, तो फिर कितने डेज होगा, 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डिमेंशनल कार्गो एंड मल्टी मॉडल शिपमेंट। ठीक है, और अब ये आपको देखो, ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ये ओवर डिमेंशनल कार्गो मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है, यू जस्ट हैव टू, वैसे मैंने नीचे लिखा है क्या, ये लिखा है देखो, ओवर डिमेंशनल कार्गो का मतलब लिखा है, इट मींस अ कार्गो कैरिड एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट एंड व्हिच एक्सीड्स डिमेंशनल लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 93 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स मेड अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। मतलब जो बहुत बड़े बड़े कार्गोज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी, तो अगर आप ट्रैवल करोगे कभी, तो जैसे साउथ इंडिया में कभी ट्रैवल करोगे कर्नाटका साइड में, तो वहां पर आपको पता है, अगर विंड एनर्जी का जो बड़ा सा पंखा लगना होता है, वो फार्म्स में लगे होते हैं ना, विंड मिल्स का एक एक पंखा इतना बड़ा होता है कि एक ट्रक उसको 10 किलोमीटर ले जाने के लिए भी 2 से 3 दिन लेता है, एक डिस्टेंस से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को। उसको मैं बोलूंगा ओवर डिमेंशनल कार्गो। या मान लो अगर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, उसके बड़े बड़े वो टैंकर्स होते हैं और बड़े बड़े सीमेंट के वो प्लांट एंड मशीनरी होती, तो उसको लेकर जाने के लिए 20 किलोमीटर के लिए भी एक 2 दिन लगते हैं। So that is what they're saying is our over-dimensional cargoes, which are huge cargoes which are taken from one place to another by road on a huge trucks. And multimodal shipment का मतलब है जहां पर at least one leg of the shipment is transportation by a ship. तो उसमें कह रहे हैं वो आपका 20 किलोमीटर का एक दिन का, एंड अगले 20 किलोमीटर एंड पार्ट देयर ऑफ का भी एक दिन ऐड करते जाओ। अब लास्ट हमारी जो इसमें कंसेप्ट बचा वो है रेलेवेंट डेट का, तब हमारा ये पूरा नंबर ऑफ डेज का कंप्लीट होगा। रेलेवेंट डेट का क्या मतलब है, लेट्स रीड, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग खोल के पढ़ना है। Relevant date means the date on which the e-way bill has been generated, and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. इससे इतना समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आएगा। Suppose an e-way bill is generated at रात के 12:04 ऑन 14th मार्च। 14th मार्च की तो अर्ली मॉर्निंग हुआ ना, 14th मार्च की अर्ली मॉर्निंग कितना हुआ, 12:04। देन द फर्स्ट डे वुड एंड ऑन द 12 मिडनाइट ऑफ 15 से 16 मार्च। अरे समझे क्या, अगर आपका ये दिन ऐसे जा रहा है, अभी अभी आपका 14th मार्च चालू हुआ है, 14th मार्च चालू हुआ है अभी अभी, ये आपका बस अभी 12:04 ही हुए हैं, 12:04 AM हुआ है। तो आपका जो है रेलेवेंट डेट के हिसाब से पता है क्या लिया जाएगा, फर्स्ट डे, आपका जो ऊपर 1 डे बोला था, 1 डे फ्रॉम रेलेवेंट डेट, वो जो 1 डे फ्रॉम रेलेवेंट डेट है वो खत्म कब माना जाएगा, वो माना जाएगा, मान लो ये आपका आया 15, यहां तक 15 तारीख है, 15 से आपकी तारीख यहाँ 16 हो गई, तो ये कह रहे हैं जैसे ही 15 से 16 वाली जो रात होगी ना, जिसमें आपकी 16 तारीख शुरू हो जाती है, ये वाला 12 बजा 12 AM, जैसे वो वाला रात का 12 बजने वाला पीरियड, जब जैसे 15 की डेट आपकी 16 में बदल जाती है ना, वहां आपका खत्म हुआ वैलिडिटी पीरियड। तो हमने अगर 12:04 पे बनाया तो देखो भाई यहां तक गया आपका ये जो वैलिडिटी पीरियड है, इतना गया। ओके, सो द फर्स्ट डे वुड देन एंड ऑन 12 midnight of 15 to 16 March. Second day will then end on 12th midnight of 16th to 17th March and so on. Okay. Suppose e-way bill is generated on 11:58 hours on 14th March. अब हम ले रहे हैं कि भाई 14th March के ही 11:58 पे, अब बोलो आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। ये अगेन आपका यहाँ पर चल रहा है, ये 14th है, 14th से 15th यहाँ हो रहा है,
यहां कहीं पर 11:58 बजे हैं, 11:58 PM हो रहा है, PM। तो अब आपका, और यहां से आपने जनरेट किया है, अभी जनरेट किया है, आपका फर्स्ट डे कब खत्म होगा? अरे तो फर्स्ट डे तो फिर वैसे ही होगा ना, अभी अभी भी आप तारीख तो 14 के दिन में ही थे ना, तो इट विल एंड ऑन अगेन 12 मिडनाइट ऑन 15 to 16 मार्च। तो मैं यहाँ 16 बनाता हूँ। ये जो 12 AM होता है, जब 15 से 16 में दिन बदलता है रात के 12 बजे, वहां तक आपका डे का, ये 1 डे का वैलिडिटी जाएगा। सेकेंड डे का कब जाएगा, कब तक? 16 to 17 मार्च का 12 मिडनाइट एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो वैलिडिटी ऑफ एन ई-वे बिल विल स्टार्ट व्हेन द फर्स्ट एंट्री इज मेड इन पार्ट बी। हाँ, एक और बात, वैलिडिटी चालू हो गई वो कब से बोलते हैं? वो हम बोलते हैं जब पार्ट बी डिटेल्स आपने भर दी। पार्ट ए भरने से ही आपका ई-वे बिल कंप्लीट तो होता नहीं है। जैसे ही पार्ट बी डिटेल भरे आपका, तब से 12 मिडनाइट, तब से आपका 1 डे वाला स्टार्टिंग हो जाता है, जब आप पार्ट बी भरते हो। सॉरी। सो व्हीकल एंट्री इज मेड फर्स्ट टाइम इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, और फर्स्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ रेल, एयर, शिप ट्रांसपोर्टेशन, whichever is the first entry. It may be noted that validity is not recalculated for subsequent entries in part B. बार बार पार्ट बी में डिटेल चेंज करते रहने से आपका वैलिडिटी नहीं बदलता है। वैलिडिटी एक बार ही चालू हो गया तो वो 1 डे 2 डे वाला आपका डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेट्स रीड एन एग्जाम्पल। A consignor hands over his goods for transportation on Friday to the transporter. However, the assigned transporter starts the movement of goods on Monday. Validity period of e-way bill starts only after details of Part B are updated by the transporter for the first time. In the given situation, consignor can fill details in Part A on Friday and hand over the goods to the transporter. When the transporter is ready to move the goods, he can fill Part B, that is, assigned transporter can fill details in Part B on Monday, and the validity period on e-way bill will start from Monday itself. जैसे Part B भरेगा वहां से वो आप 1 day, 2 day, 3 day काउंट करना, depending on the distance. A registered person has to transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 500 kilometers. In the given case, e-way bill is generated. It will be valid for 3 days. आगे लिख देता हूँ from relevant date. And relevant date क्या मानते हैं? वो डेट जब आपने e-way bill generate किया। Next scenario. What happens if validity of e-way bill expires? अगर e-way bill की validity expire हो गई और अभी तक आपका सामान पहुंचा नहीं था, तो अब क्या करें? रास्ते में expire हो गया। The goods should not move now until the validity is extended. अभी फिर क्या करना पड़ेगा? ट्रक वाले को बोलना पड़ेगा, भाई रास्ते में रोक दे, ई-वे बिल की वैलिडिटी खत्म हो गई है, लेकिन तू अभी गुड्स ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता बिना ई-वे बिल के। सो यू हैव टू देन लॉग इन टू द ई-वे बिल पोर्टल एंड यू हैव टू गेट इट एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड कैसे होगा? कह रहे हाउ कैन द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल बी एक्सटेंडेड? अगर कुछ नोटिफाइड सर्कमस्टांसेस हुई तो देखो, कमिश्नर जो जीएसटी कमिश्नर हैं वो खुद ही आपका एक्सटेंशन करेंगे अगर कुछ नोटिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं। और ट्रांसपोर्टर भी देखो अदरवाइज खुद से ट्रांसपोर्ट का जो ई-वे बिल है उसको एक्सटेंड कर सकता है। कब कब सिचुएशंस में? अगर इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई थी, क्या हुआ था, लाइक एक्सीडेंट हो गया था, नेचुरल कैलामिटी हो गई थी, इसीलिए ट्रक को रोक के ही रखना पड़ा, इसीलिए समय ज़्यादा लग गया, इसीलिए हमारा ई-वे बिल बीच में ही एक्सपायर हो गया, तो उन केसेस में द ट्रांसपोर्टर कैन अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन। या फिर ट्रांसशिपमेंट केसेस में भी अप्लाई कर सकता है। Apply on portal under Part P details within 8 hours from the expiry of the original validity. Original validity जब आपकी खत्म हो रही है उसके within 8 hours, तो आपकी जैसे original validity वो अभी ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे ना, एक दिन खत्म होगा 12 मिडनाइट ऑफ 15-16 मार्च, फिर अगला दिन खत्म होगा 12 मिडनाइट ऑफ द 16-17 मार्च। तो जैसे ही आपका वो खत्म हुआ, उसके बाद क्या होगा? उसके विद इन 8 आवर्स, यानी कि सुबह 8 बजने से पहले पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ई-वे बिल अंडर पार्ट बी डिटेल्स बाय गोइंग इनटू द ई-वे बिल पोर्टल। रीजन नीड्स टू बी ऑल्सो मेंशन्ड व्हाई द एक्सटेंशन इज बीइंग नीडेड। ओके, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल का छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल वंस जनरेटेड। सो वंस जनरेटेड ई-वे बिल, जैसे अगर मान लो कंसाइनर या कोई जनरेट कर रहा है, तो उसके बाद किसी दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ता है। सो यहां बोल रहा है इफ ई-वे बिल पार्ट ए डिटेल्स आर फिल्ड बाय से द ट्रांसपोर्टर या रेसिपिएंट, तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? अपने ई-वे बिल के लॉगिन आईडी से रजिस्टर्ड सप्लायर करेगा जो सामान भिजवा रहा है। एंड अगर ट्रांसपोर्टर ने या सप्लायर ने भरा है पार्ट ए डिटेल्स, तो फिर दूसरी तरफ से रेसिपिएंट उस ई-वे बिल के डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा।
If no communication comes about acceptance या rejection, then e-way bill is deemed to be accepted. If no communication comes about acceptance or rejection, क्या होगा? Then e-way bill is deemed to be accepted. मान लिया जाएगा दूसरी पार्टी ने accept कर लिया. तो कैसे accept कर लिया? If 72 hours have passed from part A details being made available, or if the goods are actually delivered, whichever is earlier. अगर 72 hours वैसे ही हो गए हैं e-way bill generate किए हुए, पार्ट ए डिटेल्स भरे हुए, या इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड, दोनों में से जो भी इवेंट जल्दी हो गया, तब तक हम मान ही लेंगे कि ई-वे बिल की एक्सेप्टेंस तो दूसरी पार्टी ने कर ही ली थी. प्लीज नोट दैट ई-वे बिल वंस जनरेटेड इज वैलिड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज थ्रू आउट इंडिया. बार बार डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग ई-वे बिल नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही ई-वे बिल का फॉर्मेट है. नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ई-वे बिल के अंदर, सर्कमस्टांसेस वेयर ई-वे बिल जनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ये आपके कुछ सिनारियोज दिए हैं जहां पर ई-वे बिल का जनरेशन तो नीडेड ही नहीं है, बिकॉज ऑफ जो आइटम आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दे आर एग्जेम्प्ट आइटम्स फ्रॉम रिक्वायरिंग ई-वे बिल. आइटम वाइज देख लेते हैं पहले. मेरे ए वाली लिस्ट में आइटम वाइज हैं, क्या आइटम्स अगर डिलीवर हो रहे हैं तो उसके लिए ई-वे बिल की जरूरत ही नहीं है. एलपीजी गैस सप्लाइड टू हाउस होल्ड्स इन नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट कैटेगरी कस्टमर्स. केरोसिन ऑयल अगर जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम के थ्रू. Postal baggage transported by the Department of Posts. Natural or cultural pearls, precious, semi-precious stones, precious metals clad with precious metals. Jewelry, goldsmith, silversmith wares and other articles. Currency. Used personal and household effects. Coral, unworked and worked coral. ये कुछ आइटम वाइज लिस्ट थी जो अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इसमें ई-वे बिल करने की जरूरत नहीं है. एंड अदर सर्कमस्टांसेस, अब सर्कमस्टांस के हिसाब से देख लेते हैं कि ई-वे बिल की जरूरत कहाँ नहीं है. अगर नॉन मोटराइज कन्वेंस इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अरे ट्राइसिकल वगैरह में अगर लोड होके सामान जा रहा है ना, साइकिल वगैरह पे जा रहा है, तो उसमें तो मोटर थोड़ी लगी होती है, वो तो पैर से चलाते हो आप, तो उसके लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन, तो मतलब कस्टम एरियाज से लेकर अगर इनलैंड कंटेनर डेपो में जा रहा है, ये सारे कस्टम एरियाज के टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको सिर्फ लर्न करनी है, ज्यादा समझने के जिसमें कुछ है नहीं. तो ऊपर वाले यहाँ वाली जगहों से अगर सामान निकल के कहाँ जा रहा है, इनलैंड कंटेनर डेपो जा रहा है या कंटेनर फ्रेट स्टेशन जा रहा है फॉर द कस्टम क्लियरेंस. मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द नोटिफाइड एरियाज एज पर रूल 138(14)D ऑफ द एप्लीकेबल स्टेट यूटी जीएसटी रूल्स. अगेन ये क्या है, क्या नोटिफाइड एरियाज हैं, प्लीज लेट इट बी, जस्ट लर्न दिस पॉइंट एंड यू मूव ऑन. When exempt goods are transported except de-oiled cake, ध्यान रखना, de-oiled cake अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर ई-वे बिल बनेगा. एक्सेप्ट de-oiled मतलब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इज एन इंक्लूजन. तो मेन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, हम उसमें हमने लेकिन पढ़ लिया एक्सेप्ट de-oiled cake. तो भाई साहब de-oiled cake अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो उसमें ई-वे बिल की जरूरत है, तो ध्यान रखना. अदरवाइज अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगता, उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है, फिर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है. When goods transported are alcoholic liquor for human consumption या फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी आइटम अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो इनमें ई-वे बिल की कोई नीड नहीं होती. When goods being supplied fall under no supply list under Schedule 3 of CGST Act. चैप्टर नंबर जो आपका सप्लाई वाला था, सप्लाई वाले चैप्टर में शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट दी हुई थी उन आइटम्स पर जिन पर वैसे भी क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता. अगेन जो सप्लाई ही नहीं माने जाते, सॉरी जीएसटी तो दूर की बात है, सप्लाई ही नहीं माने जाते, तो उन पर भी क्या होगा, ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू कस्टम, अब ऐसे छोटा सा टेबल देख लेते हैं. अंडर कस्टम बॉन्ड अगर आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनलैंड कहाँ से जा रहा है सामान, इनलैंड कंटेनर डेपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से, या फिर वन कस्टम स्टेशन या पोर्ट से, कहाँ जा रहा है, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन तक जा रहा है सामान, या फिर अनदर कस्टम स्टेशन या पोर्ट में जा रहा है सामान, तो आपको नहीं जनरेट करना ई-वे बिल. या फिर अंडर कस्टम सुपरविजन या सील जा रहा है सामान, तो भी आपको ई-वे बिल की नीड नहीं है. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो फ्रॉम या टू नेपाल या भूटान, नेपाल या भूटान सामान भेज, आप नहीं देश मानो नेपाल भूटान को, तो नेपाल भूटान सामान भिजवाने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं. गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज फॉलोज. व्हेन द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आर्मी से रिलेटेड भी होते हैं, आर्मी कैंटीन्स बोलते हैं इसको, उनका जो सीएसडी के सप्लायर वाली जगह से यूनिट रन कैंटीन्स तक अगर सामान जाता है, आर्मी कैंटीन तक, तो वो भी एग्जेम्प्ट है. व्हेन द यूआरसी, वही यूनिट रन कैंटीन सप्लाइज टू द ऑथराइज्ड कस्टमर्स, तो उसके लिए भी ई-वे बिल नहीं चाहिए. न्यूक्लियर हैवी वाटर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर हैवी वाटर जा रहा है, न्यूक्लियर हैवी वाटर आपका
रेडियो एक्टिव वाटर होता है, न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसपोर्ट अगर जा रहा है तो उसके लिए भी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल नॉट नीडेड। मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑथराइजेशन से हो रहा है तो अगेन ई वे बिल नॉट नीडेड। कंसाइनर इज व्हेन द कंसाइनर जो सामान भेज रहा है अगर वो सरकार निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी निकले और वो रेलवे से भिजवाए तो सरकार को खुद ही के लिए नहीं बनाने की जरूरत ई वे बिल। एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहा है तो अगेन नॉट नीडेड ई वे बिल। और क्या है, डिलीवरी चालान लगेगा लेकिन ई वे बिल की जरूरत नहीं है। कब? अगर कंसाइनर्स प्लेस ऑफ बिजनेस से वे ब्रिज तक जा रहा है वेमेंट के लिए, 20 किलोमीटर तक का अगर डिस्टेंस है। वे ब्रिज, वेमेंट, ये क्या होता है? ये कस्टम एरिया के आसपास के एरियाज होते हैं जहां पर एक सर्टेन ब्रिज होता है जहां पर चीजें रखी जाती हैं फॉर देम टू बी वेड, एंड उस वेट के बेसिस पे वो केजीज या टन्स जितना भी आ रहा है उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होती है वैल्यू की। तो अगर वहां कंसाइनर की जगह से वो वेमेंट वाला ब्रिज जो है वो 20 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के अंदर अंदर आ जाएगा तो फिर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो 20 किलोमीटर के ऊपर अगर होगा तो चाहिए क्या ई वे बिल? ऑफ कोर्स तो चाहिए ई वे बिल। वे ब्रिज से वापस कंसाइनर की तरफ जा रहा है अगर सामान, अगेन अप टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। उसके अगर ऊपर का डिस्टेंस है तो ई वे बिल चाहिए। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मेरे को, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं पॉइंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। अगेन एम्प्टी सिलेंडर जा रहा है और सप्लाई के रीजन से नहीं जा रहा है, मान लो रिफिल होने जा रहा है फैक्ट्री में, तो अगेन एलपीजी सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट पे ई वे बिल नहीं चाहिए। Next scenario, documents and devices to be carried by a person in charge of a conveyance, section number 138। section 138A क्या बोलता है कि अगर पर्सन इंचार्ज मतलब जो भी ट्रांसपोर्टर है वो अपने साथ क्या क्या सामान लेकर चले फॉर हिम टू फील कि हाँ मैं सेफ्टी के हिसाब से सब कुछ सामान लेकर चल रहा हूँ, पुलिस ने अगर नाकाबंदी करी, रोक भी ली, तो मेरे पास ये सामान होना चाहिए। तो वो क्या है? वो सामान, इनवॉइस जरूर होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए, एज द केस में भी। तीनों में से जो भी ऑप्शन लग रहा है वो तो होना ही चाहिए। ई वे बिल तो चाहिए ही चाहिए, या तो उसका प्रिंट ले लो, फिजिकल फॉर्म में ले लो, या फिर ई वे बिल नंबर जरूर रख लो अपने पास और उसको ऑनलाइन से नंबर डाल के निकाल लेना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकाल लेना, या फिर उस ई वे बिल को ना RFID में मैप कर लो। RFID एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें ई वे बिल का नंबर सेव हो जाता है, वो हर जगह आप वो RFID दिखाओगे तो उसमें आपका ई वे बिल का नंबर आ जाएगा जो भी आपके कन्वेंस। अरे वो जो फास्टैग का वो स्टिकर लगा होता है ना, वो भी RFID टेक्नोलॉजी है। तो उसी तरीके से कह रहा है ई वे बिल का भी एक RFID लगवा लो और उसमें ई वे बिल का नंबर इजीली आ जाता है और वो दिख जाता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, बाय एयर या वेसल इन सच मैनर एज मे बी। मतलब ये सब जो मैंने बोला ना RFID वगैरह वाले ये जो चीजें हैं, ये कहाँ नहीं करने की जरूरत? अगर गुड्स रेलवे से जा रहे हैं, एयरवे से जा रहे हैं या वेसल से जा रहे हैं। Carrying e-way bill number in electronic form implies the person in charge can merely code the e-way bill number to the proper tax officer. Tax officer will do all the requisite verification based on that number. और RFID का मतलब आपको दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। Next is what? Invoice reference number in lieu of the tax invoice. In case e-invoice is issued, the quick response code having embedded invoice reference number in it may be produced electronically. तो ये जो ऊपर मैंने बोला ना इनवॉइस करना, इनवॉइस दिखाना, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, ये ई इनवॉइस अगर किया था आपने इशू तो उसका QR कोड जो है IRN के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है उस QR कोड में, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर वेरिफिकेशन बाय द proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice. In such case, registered person will not have to upload information in part A of e-way bill and the same shall be auto-populated by the common portal on the basis of information furnished in prescribed format. अरे मतलब पता है क्या बोल रहे हैं? आपका जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन वाला जो ई इनवॉइस वाला जो पोर्टल है, ई इनवॉइस वाला जो पोर्टल है, वहाँ पर आपने जो अपने ई इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल्स डाले थे, वहां से आपके डिटेल ई-वे बिल के पोर्टल में भी इजीली आ जाएगी। ई इनवॉइस वाला कंसेप्ट याद है ना? वी डिड दैट अर्लियर इन द इनवॉइस वाला चैप्टर, पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक था। वहां पे अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है, बोला है सेक्शन ने और आप पे लग रहा है ई इनवॉइसिंग, वहां पे जो डिटेल डाला था वो ई-वे बिल वाले पोर्टल पे भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस वो सब करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बस फिर अपना QR कोड दिखा दो जिसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड हो, बस। नेक्स्ट, सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। और क्या है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स? रूल 138B बोलता है कि अगर कमिश्नर
कमिश्नर या ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम मे ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस, रोक सकते हैं किसी कन्वेंस को, टू वेरीफाई द ई वे बिल इन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर ऑल द इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। कमिश्नर शैल गेट द RFID रीडर्स, वो जो फास्टैग के बूथ पे लगे होते हैं ना, वो कभी कभी वो चलता तो है नहीं उनका फास्टैग वाला वो पिलर, तो वो बंदा आता है अपना गन लेके आता है, उसमें ऐसे ऐसे कर रहा होता है स्कैन आपके कार के विंड स्क्रीन पे, तो दैट इज द RFID रीडर। तो वो जगह जगह लगा देंगे वेयर द वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट शैल बी डन थ्रू सच डिवाइस रीडर्स। Physical verification shall be carried out by proper officer empowered by him in this behalf. However, on receipt of specific information on evasion of tax, लेकिन अगर खबर मिलती है, टिप मिलती है पुलिस को कि नहीं ये वाला व्हीकल रोकना है, इसमें स्मगलिंग हो रही है, then physical verification of that specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining approval of the commissioner या an officer authorized by him in this behalf. कमिश्नर साहब की परमिशन के साथ फिर ऐसे कन्वेंस को रोक के उसकी फिजिकली चेकिंग करी जाएगी, तो वो भी करवा सकते हैं। आगे इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, अ समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन by the proper officer in part A of the prescribed form within 24 hours of inspection, and final report in part B of the said form shall be recorded within 3 days of such inspection. तो अगर किसी ऑफिसर ने रुकवा कर किसी कन्वेंस की चेकिंग करी है तो उसकी समरी रिपोर्ट ऑफिसर खुद बना के अपलोड करेगा किसी एक सर्टन फॉर्मेट में, और उसमें पार्ट ए डिटेल्स, पार्ट बी डिटेल्स, उसके भी पार्ट ए पार्ट बी डिटेल्स है। पार्ट ए विल बी लाइक एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 24 hours and part B will be the final report within 3 days of such inspection. Where circumstances of warrant, commissioner or any other officer authorized on a sufficient cause being shown extend the time for recording the final report in part B of the said form for further period not exceeding 3 days. कह रहे फिर अगर लेट हो रहा है ऑफिसर को तो कमिश्नर साहब की मदद से वो फर्दर 3 days के अंदर अंदर और 3 दिन का एक्सटेंशन ले सकता है, तो पार्ट बी डिटेल तब डाल सकता है। पार्ट बी अभी अब ई वे बिल का नहीं, पार्ट ए पार्ट बी ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। लेकिन मैंने लिखा है, लेकिन ध्यान रखना पार्ट ए रिपोर्ट के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा कमिश्नर से। Period of 24 घंटा as the case may be 3 दिन shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted. Okay. There the physical verification of the goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the state union territory or any other state union territory, then no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in that state or union territory unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently. ओके एक बारी किसी व्हीकल को रुकवा के उसकी चेकिंग वेकिंग कर ली है और उसको जाने दिया, तो फिर बाद में उसको फिर से रोक के बार बार चेकिंग के लिए नहीं रोक सकते। ओके नेक्स्ट रूल नंबर 138D, फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ द व्हीकल। सो वेयर अ व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन मतलब समझते हो भाई, उसको बोला किनारे किनारे लगा गाड़ी, इधर रख दे बस, डिटेन कर लिया, उसको बोला रोक दे बस, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, और कितने समय के लिए डिटेन कर लिया, 30 मिनट से ज़्यादा के लिए, देन ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेम इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म इन द कॉमन पोर्टल। तो फिर ट्रांसपोर्टर के लिए क्या फैसिलिटी डाली है कि वो डाले पोर्टल में डिटेल कि किस रीज़न से उसको रोका है, क्यों रोका है, कितने समय से रोका हुआ है। ओके ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी अगर ऑफिसर्स चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं अंडर रूल नंबर 138E। रूल 138E क्या बोलता है कि अगर कुछ रजिस्टर्ड पर्सन्स के केस में कुछ डिफॉल्ट्स हुए हैं, क्या डिफॉल्ट्स हुए हैं, ये 3-4 प्रकार के डिफॉल्ट्स लिखे हैं कि जैसे अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर है तो उसने अपनी सेल्फ असेस टैक्स की जो 2 क्वार्टर हो गए और उसने अभी तक सेल्फ असेस टैक्स पे नहीं किया, CMP 08 फॉर्म होता है उसमें, या अगर रेगुलर पेमेंट वाला है, रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन वाला इंसान है, उसने 2 टैक्स पीरियड 2 मंथ या फिर अगेन 2 क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन QRMP स्कीम, 2 मंथ या 2 क्वार्टर से उसने अगेन अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करी, या रेगुलर स्कीम वाला है जिसने GSTR 1 फाइल नहीं करी है, अगर मंथली है तो फॉर 2 मंथ्स, या अगर QRMP है तो अगेन फॉर 2 क्वार्टर्स एज द केस में भी उसने GSTR 1 फाइल नहीं करी है, या ऐसा पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर प्रोविजंस ऑफ रूल 21A ऑफ द CGST रूल्स, सस्पेंशन हो रखा है उसके GST रजिस्ट्रेशन का, तो फिर क्या होगा ऐसे केस में कमिश्नर या ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को जब एप्लीकेशन ऐसी मिलेगी फॉर रीजंस बीइंग शोन, सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, ऑर्डर पास करेगा कि इन लोगों को पार्ट ए डिटेल्स जो हैं GST WB 01 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं क्योंकि ये लोग तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों को आप
ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी भी इनके लिए थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर दो. हाँ, लेकिन ये ज़रूर है इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए टू सच पीपल. And it may be noted that expressions transported by railways, transport of goods by railways, transport of goods by rail, movement of goods by rail used in provisions discussed above shall not include cases where leasing of parcel space by railways takes place. Okay, ये ऐसा छोटा मोटा provision डाला हुआ है, not that important. Okay, I think we are done with e-way bill. So e-way bill का concept is over.